हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने बात किया व्हाट इज मीन बाय फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स के टाइप देखे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। आज हमें बात करना था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी तो आपको पता है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करना है, क्योंकि हमको लास्ट फोर्स का एक फार्मूला लिखना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है, मास भी पता है, फोर्स भी पता है, पर एक रिलेशन आता है एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो ये जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके पहले स्टूडेंट मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रिक्शन, फिर क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई आज छोटा सा पार्ट हमको देखना है व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन, और फोर्स एंड प्रेशर होने के बाद मेरे पास टॉपिक ही है फ्रिक्शन स्पेशली, काफ़ी न्यूमेरिकल्स है रिलेटेड। देखते हैं एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन। अब सबको भी पता है व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक प्रोसेस है, कोई भी दो सरफेस जब कांटेक्ट में होते हैं और उनमें रिलेटिव मोशन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। जैसा कि एक सरफेस इधर आ रहा होगा, एक सरफेस फॉरवर्ड जा रहा है, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि दोनों भी मोशन में है, पर उनके बीच में का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है बिटवीन दिस टू सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। एक रेस्ट में होगा और एक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इनके बीच में का डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है रिलेटिव मोशन। तो टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड एज ए फ्रिक्शन। भाई आपके पास पेन है, पेन का नीब है और ये बोर्ड है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है और इनमें फ्रिक्शन हो रहा है। डस्टर है, आप वाइप आउट करते हैं तो डस्टर का सरफेस और बोर्ड का सरफेस, इनमें फ्रिक्शन होता है। तो व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन, एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दोनों में रिलेटिव मोशन होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में होने चाहिए और इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब जाके बोलते हैं इट इज फ्रिक्शन। ध्यान में आया होगा। अब किसी भी दो सरफेस में फ्रिक्शन होता है तो होता क्या होगा, हमको कुछ बातें बतानी है। मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल होगा, और इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखा तो सरफेस ऑफ ए टेबल स्मूथ लगता है, इस ब्लॉक का भी सरफेस स्मूथ लगता होगा, पर माइक्रोस्कोपिक वर्ड में जब आप जाते हैं तो इस ब्लॉक का ये जो सरफेस था इन कांटेक्ट विथ टेबल, उस पे नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज होती है, अर्थात वो सरफेस रफ होता है। और टेबल का भी सरफेस देखा तो उस पे भी इरेगुलरिटीज है, ये टेबल का सरफेस। और जब इसको इसके कांटेक्ट में रखोगे तो इनके जो इरेगुलरिटीज है उनमें इंटरलॉकिंग होता है। क्या होता होगा, इंटरलॉकिंग। और अब जब इसको आप डिस्प्लेस करते हैं इधर, तो इंटरलॉकिंग उसको अपोज करता है।
अपोज करता है मतलब उसके मोशन को रिटार्ड करता है, सामने जाने से रोकता है। रोकता है मतलब फोर्स एग्जर्ट करता है अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इस ब्लॉक को इस पे रख दो तो ये इरेगुलरिटी इसमें फंस जाएंगी, और ये फंसती है तो इसको ही इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब इसको इधर पुल करो तो ये इंटरलॉकिंग जो है उसको अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? तो अप्लाइड फोर्स को। ऐसा जो फोर्स है इसको रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। हमको फ्रिक्शन में इतना ही बोलना था आज कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रीजन बिहाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण आते हैं, पर अभी तो मैंने एक बोला। क्या बोला? कि भाई ये कोई ब्लॉक होगा, हॉरिजॉन्टल टेबल के टॉप पे रखा हुआ है सरफेस पे, इसका ब्लॉक का सरफेस और टेबल का सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है। तो ये टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। अब मैं इसको इधर खींचता हूं तो मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो इसका इधर डिस्प्लेस होता है। बताओ ये दोनों सरफेस में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो इनमें रिलेटिव मोशन हो रही है। और जब ये रिलेटिव मोशन होती है तो ऐसा एक आधा रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलने का? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमको पहले बताओ व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है एक एक्टिविटी, relative motion between two surfaces in contact, that one called as a friction. And retarding force, आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको मोशन दे रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में का आप चेंज कर रहे हैं, तो ये फोर्स क्रिएट होता है, अपोज करता है। तो देयर रिटार्डिंग फोर्स क्रिएटेड, रिटार्डिंग मतलब अपोजिट, रिटार्डिंग फोर्स क्रिएटेड during the relative motion between two surfaces in contact, it is called as force of friction. तो कोई भी दो सरफेस जब कांटेक्ट में होते हैं और उनमें रिलेटिव मोशन होती है तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और तब एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। रिटार्डिंग फोर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग फ्रिक्शन, क्या? ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट वन कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फोर्स क्यों क्रिएट हुआ? तो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, इंटरलॉकिंग बिटवीन देम, इनका इंटरलॉकिंग होता है। और आप ऊपर के ब्लॉक को आप इधर खींचते हैं तो एक रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट होता है, अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, दैट वन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मेरी बात समझे? गुड। तो चलो, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, ग्राउंड होगा, फ्लोर होगा, टेबल सरफेस होगा, टॉप ऑफ टेबल, और उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का कोई मास होगा mkg से। अब इसको ब्लॉक का सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच दैट ब्लॉक प्लेस्ड, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, तो टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है। कौन से दो सरफेस? ब्लॉक का ये सरफेस और ये जिसके ऊपर वो ब्लॉक रखा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस कॉन्टैक्ट में है। अब मैंने क्या करा कि इस ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट में है और हमको इसका स्टेट चेंज करवाना है। स्टेट चेंज करना मतलब रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो उसका हमको कुछ ना कुछ वेलोसिटी लाना होगा। पढ़ चुके आप, आपको पता है। तो इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, कुछ थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया। अब इसको फोर्स अप्लाई किया तो आपको बताओ ये जो बॉटम का सरफेस है ब्लॉक का और जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस, समझा, ऐसे रखे, कांटेक्ट में है, और ये जो बॉटम का सरफेस है ब्लॉक का उस पर इरेगुलरिटीज है, और ये नीचे का सरफेस उसके भी सरफेस पे इरेगुलरिटीज है, एक के ऊपर एक रखा है तो इंटरलॉकिंग हो गया।
अब ये ऊपर का जो ब्लॉक है उसको आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इंटरलॉकिंग उसको अपोज करेगी। अपोज करेगा मतलब रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू डिस्प्लेस, तो ये फोर्स क्रिएट होता है। पहले नहीं था, तभी प्रोड्यूस हुआ जब आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। समझो ये 2 न्यूटन का 1 न्यूटन का होगा तो ये भी 1 न्यूटन का होगा। 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और अपोजिट 1 न्यूटन अगर अप्लाई करा तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कैंसल करते हैं। आपको भी पता है, कोई बच्चा है, इसको इधर कोई खींच रहा होगा 2 न्यूटन से और इधर कोई खींच रहा होगा 2 न्यूटन से, वो किधर ही नहीं जाता है, ना इधर इधर नहीं जाता। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। तो यहाँ पे भी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर, इसका स्टेट ही चेंज नहीं हुआ। अब मैंने क्या करा, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी फोर्स बढ़ता है 2 न्यूटन। अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन इस ब्लॉक को कैंसल होते हैं। अगेन ब्लॉक का कोई स्टेट चेंज नहीं होता है। अब ये 2 न्यूटन का, पहले तो मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था ब्लॉक पे और अपोजिट फोर्स तैयार हुआ था 1 न्यूटन, एक दूसरे को बैलेंस किया। बाद में मैंने ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे 2 न्यूटन का अपोजिट फोर्स तैयार हो गया, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंस्ड फोर्स था, इसको ये बैलेंस कर देता है। मैंने अब 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एग्जाम्पल है, और यहाँ पे भी 3 न्यूटन का फोर्स तैयार होता है, फिर भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आपका ब्लॉक डिस्प्लेस होगा ही नहीं, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये अप्लाइड फोर्स था टू डिस्प्लेस और ये फ्रिक्शनल फोर्स था क्रिएटेड बिटवीन 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्यों क्रिएट हुआ तो अभी बताया था, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ये भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा। अब मैंने यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये अब 3 न्यूटन के ऊपर नहीं बढ़ता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन है, तो इस ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट होगा? 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन फोर्स से आपका ब्लॉक थोड़ा तो भी चलता होगा। अब बताओ, ये जो फोर्स है इसको इस फोर्स ने कंप्लीटली बैलेंस करा क्या? नहीं करा। इसमें का सिर्फ 3 न्यूटन ही बैलेंस हुआ होगा, 1 न्यूटन तो इसके पास बचा हुआ है। वो होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको ही बोलते हैं नेट फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। मेरी बात समझा? चलो भाई, यहां पे अगेन 4 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो गया, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये 4 न्यूटन के ऊपर बढ़ता ही नहीं, तो 5 न्यूटन इधर अप्लाई किया और 4 न्यूटन अपोजिट प्रोड्यूस हो गया। तो 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में, 4 निगेटिव डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आता है 5 - 4 दैट इज 1 न्यूटन। इस ब्लॉक पे 1 न्यूटन का ही फोर्स एक्ट होगा। 5 - 4 दैट्स इक्वल टू 1 फोर्स। और इस 1 न्यूटन के फोर्स से आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, थोड़ा तो भी स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होना मतलब मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, पीछे वाले पहले के लेक्चर देखो। वेलोसिटी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो अभी आपके ब्लॉक के मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, 5 न्यूटन अप्लाई किया था, अप्लाइड फोर्स है, उसके अपोजिट 4 न्यूटन क्रिएट होता है, तो दोनों का मिला के बचता कितना है? 1 न्यूटन। वो होता है नेट फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ गया? और इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आपके ब्लॉक का स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। And in that case, that unbalanced force F equal to mass of a body on which force applied into acceleration produced, ये फार्मूला मिलता है स्टूडेंट। इसको न्यूटन्स लॉ भी बोलेंगे, 9th में हमको पढ़ना है।
वर्क पावर एनर्जी के पहले लॉज ऑफ मोशन, मोशन पूरा पढ़ने के बाद लॉज ऑफ मोशन में ये सेकंड लॉ होता है, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अर्थात न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पर अभी तो लिखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, कौन सा फोर्स बोला, अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि जब जब अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा, आप कितना भी लगाओ, एक तो पूरे के पूरा बैलेंस होगा या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ बचता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। और अनबैलेंस्ड फोर्स आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कॉल्ड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो मैंने बोला फोर्स अप्लाइड, फोर्स एक्टिंग बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दैट वन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ये फार्मूला ध्यान में रखो। तो मेरे पास फार्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसके मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो पक्के में उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता होगा। कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस अनबैलेंस्ड फोर्स का फार्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझा? जैसा ये ब्लॉक है, उसका मास m है, इस सरफेस पे रखा होगा, ग्राउंड पे रखा होगा, और इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अगर F एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस्ड बोला मैंने, अप्लाइड या एक्टिंग फोर्स नहीं बोला है, अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स सब मिला के बचे वाला फोर्स, और ये फोर्स उसका स्टेट चेंज करता है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। देन फोर्स अनबैलेंस्ड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर आप उसको नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट नेट फोर्स का फार्मूला ध्यान में आया। फोर्स के तो कई फार्मूले होते हैं, पर यह होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं एक एग्जांपल पे जाता हूं। कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास होगा 2 kg मास, और इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता होगा सपोज 5 न्यूटन, या फिर बढ़ा लेते हैं 10 न्यूटन। मैंने फोर्स अप्लाइड बोला नहीं, फोर्स एक्टिंग भी बोला नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड बोला। फिर कितना भी अप्लाई किया होगा, कुछ कैंसिल हुआ होगा और बच्चे वाला 10 न्यूटन होगा। समझा? और हमको बोला फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। बड़ा सोपा है। अनबैलेंस्ड फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स 10 न्यूटन था, मास इक्वल टू 2 kg था, और एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता हूँ। फोर्स था मेरे पास 10 न्यूटन, मास था 2 kg, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 10/2 आता है, 10/2 मतलब 5 आता है। और आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में आया होगा? कोई प्रॉब्लम? चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट और उसका भी मास 2 kg है, और यहां पे रेस्ट में था, समझा? और पोजीशन ए पे था। इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया इक्वल टू 20 न्यूटन। कितना अप्लाई किया पता नहीं, पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इक्वल टू 20 न्यूटन है। MKS यूनिट, SI यूनिट में फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं, बता दूंगा यूनिट्स। समझा? तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो उसको डिस्प्लेस करता होगा, और आपका ऑब्जेक्ट पता नहीं सामने गया नहीं गया, गया होगा।
पर पोजीशन बी पे आया और उसको ए टू बी जाने के लिए टाइम लगा होगा 2 सेकंड। तो हमको पूछा फाइंड वेलोसिटी एट पोजीशन बी, उसका स्पीड फाइंड आउट करना है एट पोजीशन बी। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट एट पोजीशन ए, unbalanced force of 20 Newton is applied to it. Clear? It displaces to position B in time t equal to 2 second. Find velocity at position B. जब ये ऑब्जेक्ट पोजीशन B पे गया, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। समझा? इसने बोला ही नहीं डायरेक्शन के बारे में कुछ, उसी डायरेक्शन में गया होगा, स्पीड फाइंड आउट करना है। हमको मालूम है अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स था आपके पास 20 न्यूटन, वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, पर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा क्योंकि हमको एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ का स्पीड फाइंड आउट करना है। आपको पता है आपका ब्लॉक पहले यहाँ पे होगा, उसका वेलोसिटी u है, यहाँ तक चला गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा t, और वेलोसिटी चेंज हो गया, स्पीड चेंज हुआ है कि नहीं बताओ, u का v हो गया, डायरेक्शन में भी सेम, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, और स्टेट चेंज हो गया मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो t इतने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, u का v हुआ, तो v माइनस u से चेंज हुआ। तो 1 सेकंड में कितने से चेंज होगा? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, हमेशा ध्यान में रखो। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ होगा? फाइनल v था, इनिशियली u था, तो v माइनस ऑफ u होगा, और अपॉन में रिक्वायर्ड टाइम। तो t इतने टाइम में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? v माइनस u। तो 1 सेकंड में कितने से होगा? v माइनस यू बाई टी। और 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज होता है, तो बाई डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और उसको ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये फार्मूला नहीं पुट अप कर सकता हूँ? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे होगा मास और यहाँ पे होगा v माइनस यू बाई टी। ब्रैकेट वगैरह की तरफ ध्यान रखा करो। लिख सकते हैं रीजन यहाँ पर, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चलो मास वैल्यू पुट अप कर देते। ये किसका फार्मूला था? फोर्स का। अब फोर्स अनबैलेंस्ड कितना था? 20 न्यूटन। मास कितना था? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है यहाँ का। इनिशियली वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में किसी बॉडी का वेलोसिटी कितना होता है? 0, अर्थात स्पीड भी 0 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना था? 2। पहले तो ये 2 कैंसिल करता हूँ, 20 इक्वल टू आएगा आपका v, तो उसका स्पीड इक्वल टू आ रहा है बेटा 20। सभी क्वांटिटी मैंने SI यूनिट में पुट अप किया, MKS में पुट अप किया, मास किलोग्राम में है। समझा? लेंथ मेरा है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही निकालूंगा, और टाइम आपका सेकंड में है, फोर्स न्यूटन में है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। आप सबको पता है ये यूनिट आएगा। तो ये होता है फाइनल आंसर इन दिस केस। कोई प्रॉब्लम? गुड। सामने जाते हैं स्टूडेंट्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इसमें यह अनबैलेंस्ड फोर्स है। मैंने बोला मेरा ये बॉडी पोजीशन ए पे था और रेस्ट में होगा, और उसका मास होगा 5 kg। उसको मैंने एक फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन, और यहाँ पे अपोजिट फोर्स अप्लाई किया होगा 10 न्यूटन। हमको बोला फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अ बॉडी initially at rest at position A, its mass equal to 5 kg.
two forces, one of 20 Newton and another of 10 Newton applied to a body exactly opposite in direction. Find acceleration force. तो हमको बताओ इधर से जो फोर्स अप्लाई किया F1 इक्वल टू 20 न्यूटन और F2 अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन। ग्रेटर फोर्स 20 न्यूटन का है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा रादर देन दिस। कोई बच्चा है और कोई बड़ा पर्सन उसको खींच रहा होगा, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है और एक छोटा सा बच्चा उसको 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। तो बताओ इसका मोशन किधर होगा? 50 न्यूटन की तरफ, समझाना। तो ग्रेटर फोर्स जो है उधर ही एक्शन होगा। तो हमको तो इसमें दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक अपोजिट। तो ये दोनों में नेट फोर्स नहीं है। तो आपको पहले एफ नेट निकालना होगा। एफ नेट होगा नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स आप बोलते हैं, इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा। F1 होगा 20 न्यूटन, F2 था 10 न्यूटन, तो दैट्स इक्वल टू 10 न्यूटन। ये एक्ट हो रहा है F नेट, अर्थात जिसको आप अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं ऑन दिस ब्लॉक। अप्लाई तो दो करे हैं, पर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इक्वल टू सिर्फ 10 न्यूटन हो रहा है। और फिर आप लिखते हैं एज अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स था 10 न्यूटन, मास आपके ब्लॉक का था 5 kg, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये 5 मल्टीपल में थे, ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ पे होगा 10/5 और इधर बचेगा ये। हम सबको पता है मल्टीपल का न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में जाता होगा, ट्रांसपोज बोलते हैं। या फिर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, मल्टीपल के 5 का काम नहीं है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करना भी बोल सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ दिस साइड। पर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, नॉट मैथमेटिक्स। तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा? 5 to the 10, तो यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू ए, मतलब एक्सेलरेशन ये इक्वल टू 2 टाइम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट तो आपको पता ही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के, ध्यान में रखो। तो जब आप फोर्स का फार्मूला यूज करते हैं तो फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तभी अप्लाई होता है जब फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और पार्टिकल अनबैलेंस्ड होता है। क्या होता होगा? अनबैलेंस्ड। मेरी बात समझा कि नहीं समझा? गुड। एक बात बताओ, एक ब्लॉक है और इस पे नीचे फोर्स एक्ट होता है। मैंने अभी वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करा, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो इस पे नीचे फोर्स एक्ट हो रहा होगा 10 न्यूटन और नीचे से भी ये सरफेस उस पे फोर्स अप्लाई करता होगा 10 न्यूटन। इधर तो कोई फोर्स नहीं टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। बताओ इसका मोशन ऊपर होगा कि डाउनवर्ड होगा? किधर ही नहीं होगा, क्योंकि इधर का भी फोर्स 10 न्यूटन है, इधर का भी 10 न्यूटन है। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला तो इसको नेगेटिव। तो इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? फोर्स अपवर्ड माइनस फोर्स डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स भी 10 न्यूटन है और डाउनवर्ड भी 10 है, तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 0। तो इस ब्लॉक पे ऊपर भी एक भी फोर्स और नीचे भी फोर्स है, पर नेट फोर्स देखा तो एक्टिंग 0 हो रहा है। कौन सा फोर्स? नेट फोर्स। अब इधर मैंने उसमें फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन और इधर भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा 2 न्यूटन सपोर्ट। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा या आपने अप्लाई किया होगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 है और नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब फॉरवर्ड 2 है, बैकवर्ड भी 2 है, तो F नेट कितना होगा? 0 + 2 - 2। तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 0। तब बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम।
तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को इन इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। भाई फोर्सेस तो चार एक्ट हो रहे हैं, कितने भी एक्ट होने दो, पर नेट फोर्स एक्टिंग सबका मिला के जो फोर्स निकालते हैं वो अगर जीरो होता है, एट दैट टाइम दैट बॉडी, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन इक्विलिब्रियम। ध्यान में रखो, कभी पूछा व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अर्थात अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम, कोई प्रॉब्लम? समझ गया? तो बेटा एक केस तो आपने सुना, किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं, और वो इक्विलिब्रियम में कब होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो होता है, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। और जब नेट फोर्स एक्टिंग जीरो होता है तब उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। अब स्टेट चेंज नहीं मतलब उसका स्टेट एज इट इज होता है, और स्टेट होते ही कितने आपके पास? दो ही। एक स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, या फिर एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसका स्पीड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन बॉडी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन बॉडी जीरो होगा मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो को कैसे भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। और मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो होता है मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। जब उसका स्टेट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। रिवर्स वे से भी बोल सकते, एफ नेट मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ जीरो, मतलब देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट्स अ स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। रेस्ट में है तो उसका स्पीड जीरो ही है, वेलोसिटी भी जीरो आएगा, और कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। मैंने इधर 5 न्यूटन अप्लाई किया, इधर 5 न्यूटन अप्लाई किया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन पूरी जीरो आएगा। तो हमको बताओ फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा फोर्स होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। और वो किसी भी स्टेट में रहने दो, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, दो ही स्टेट होती। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इफ जीरो, देर इज नो चेंज इन स्टेट, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, ये ध्यान में रखो। समझ में आया? गुड। तो आज हमने देखा स्टूडेंट, नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हमको प्रॉब्लम भी करने हैं। कोई प्रॉब्लम? गुड। नेक्स्ट पेज में देखते हैं वेट एंड सो ऑन, ये कॉन्सेप्ट, और जस्ट हमें फोर्स कंप्लीट करके प्रेशर पे जाना है। पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।